हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सौंदर्या यस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सर दोस्तों कि ये सिविलाइजेशन होता क्या है, सभ्यता क्या होती है। सभ्यता का मतलब होता है, सभ्यता जैसे ही पढ़ते तो एक शब्द और आता है हमारे मन में, संस्कृति। सभ्यता से मिलता जुलता एक शब्द है संस्कृति। तो ये सब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का रहन सहन, खान पीन, पहनावा आदि, उसकी क्या होती है दोस्तों, आदि उसकी संस्कृति होती है। और ये लंबे समय तक चलता रहे और इसी के संस्कृति होती है। ठीक है दोस्तों, यानी संस्कृति क्या होती है, वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब बात आता है सभ्यता क्या होती है। सभ्यता क्या होती है, संस्कृति के लंबे समय के प्रवाह को, के प्रभाव को सभ्यता कहते हैं। सभ्यता माने सिविलाइजेशन। तो ये चीजें ये क्लियर हुई। दूसरी चीजें दोस्तों, पहला तो सभ्यता, दूसरी क्या होती, घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला तो क्वेश्चन ये मिल गया, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा का क्वेश्चन होता है, घाटी माने होता है दोस्तों, घाटी का मतलब होता है किनारा। घाटी का अर्थ क्या है, घाटी का मतलब होता है किनारा। अच्छा, लोग जल के लिए किसके किनारे बसते थे, लोग जल की आवश्यकता के लिए कहां बसेंगे, नदी के पास। नदी के पास बसते थे। ठीक है, लोग जल की आवश्यकता के लिए कहां बसते थे, नदी के पास। तो सभ्यता भी कहां मिलेगी, नदी के पास। तो सभ्यता कहां मिलेगी, तो सभ्यता भी नदी के पास ही मिलेगा। सभ्यता भी नदी के पास मिलेगा। इसी कारण दोस्तों विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं सब नदी के किनारे ही दिखाई पड़ती है। जैसे आप लोग जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसी के पास, उसी की तरह से नील घाटी की सभ्यता है ना, नील नदी के किनारे बसी है। यानी जो भी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यानी जो भी सभ्यताएं मिलेंगी वो कहीं ना कहीं नदी के किनारे ही मिलेगी। तो ये सिंधु घाटी, इसका आता है तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसका नामकरण, इसे सिंधु घाटी क्यों कहते हैं। यह जो सभ्यता है दोस्तों, सिंधु नदी
सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पास से मिली है, और उसकी सहायक नदियों के पास से मिली है। यानी ये सभ्यता सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के पास से मिली है, इसलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अच्छा दोस्तों, ये सभ्यता कहां से मिली है? सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के पास से मिली है, इसीलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब तो ये बेसिक चीजें तो क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे चलेंगे इसके नामकरण के बारे में। इसके सिंधु घाटी सभ्यता के और भी क्या क्या नाम है, थोड़ा सा पहले इसको हम लोग देखेंगे, फिर स्थान पे आएंगे। हम लोग धीरे धीरे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो पहला स्थल था, पहला खोजा गया स्थल, कौन था? हड़प्पा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहां पे क्या है? इस सभ्यता में इसके साक्ष्य पढ़े नहीं गए हैं। जब इसके साक्ष्य पढ़े नहीं गए, इसीलिए इसे आद्य सभ्यता भी कहते हैं। या प्रोटो सिविलाइजेशन। तीसरी इसकी क्या खासियत है दोस्तों? तीसरी खासियत यह है कि इस सभ्यता में कांसे का सर्वाधिक साक्ष्य मिला है। साक्ष्य इसलिए कांसे की जब साक्ष्य मिलेंगी, इसलिए इसे क्या कहेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। इस तरह से इस सभ्यता के बहुत सारे नामकरण दिखाई पड़ते हैं। पहला खोजा गया स्थल, ठीक है दोस्तों। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे हम बोलते हैं। अब ये सभ्यता का सबसे पहले दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि सभ्यता कैसी थी, इसका कार्यकाल क्या है। कार्यकाल, अब ये सभ्यता का नामकरण हो गया, इसका कार्यकाल। अब कार्यकाल के बारे में इसमें दो स्टेटमेंट सबसे मुख्यतः है। पहला है मार्टिमर व्हीलर का। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि 2500 से लेकर 1750 बीसी पुरानी सभ्यता है।
जबकि कार्बन 14 के द्वारा या इसको हम कह सकते हैं C14 के द्वारा इसका जो ड्यूरेशन है 2500 से 1750 है। मल्टीपल यूनिट 2500 से 1500 के बीच में मानते हैं, जबकि कार्बन 14 के अनुसार 2500 से 1750 बीसी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर दो चीजें हमें क्लियर हो गई। अब अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों, इस सभ्यता में एक क्वेश्चन में बताया कि इस सभ्यता का एक नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। तो यहां पे एक नोट लिख लेना है कि मानव सबसे पहले किसका यूज करना सीखा। नंबर 1 पत्थर के औजार है। पत्थर के बाद किसका यूज करना सीखा है? पत्थर के बाद तांबे का प्रयोग करना सीखा है। तांबे के बाद किसका प्रयोग करना सीखा है? कांसे का प्रयोग करना सीखा है। कांसे के बाद किसका प्रयोग करना सीखा है? लोहे का। एक ये क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, अब अगला कार्यकाल हो गया। अब इसके आकार की बात करेंगे या लिपि की। क्या इसकी लिपि क्या थी? स्क्रिप्ट। क्या लिपि थी? इसकी लिपि दोस्तों भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफी। ठीक है। और ये जो लिपि थी दोस्तों, ये सुमेरिया के क्यूनिफॉर्म लिपि से संबंधित है। किससे? सुमेरिया के क्यूनिफॉर्म। सुमेरिया के किस लिपि से संबंधित? क्यूनिफॉर्म लिपि से। ठीक है। यह जो लिपि थी भाव चित्रात्मक, यह सुमेरिया के क्यूनिफॉर्म लिपि से संबंधित थी। किस लिपि से संबंधित थी? क्यूनिफॉर्म लिपि से संबंधित थी। अब हम इसके बारे में और यह लिपि कब से कब मिली है? ये 1852 से 1923 तक ये लिपियां लगातार मिली है। 1852 से लेकर 1923 तक इस लिपि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे कार्यकाल हो गया, लिपि हो गया। अब आगे हम हैंडल करेंगे, इस पे समझने का प्रयास करेंगे और इससे रिलेटेड क्या चीजें हैं। इसका आकार देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था। आकार में दोस्तों हम इसको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। यह है उत्तर या हम कह सकते हैं नॉर्थ। तो ये हो जाएगा साउथ यानी दक्षिण। ये हमारा पूर्व है, इसे हम ईस्ट बोल सकते हैं। ये पश्चिम है, इसको हम वेस्ट बोल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता की बाउंड्री है, आकार इसका अगर बात करें, ये तो बाउंड्री हो गया, यहां लिख देते हैं। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, ट्रायंगल में है। किस देश से संबंधित है? भारत, पाकिस्तान,
अफगानिस्तान। यानी ये जो सभ्यता थी दोस्तों, इसका आकार त्रिभुजाकार था और यह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से संबंधित थी। अब इस सभ्यता की हम बाउंड्री की पे चर्चा करेंगे कि इसकी सीमाएं कहाँ तक थी। अगर पूर्व में बात करें दोस्तों, तो पूर्व में यह आलमगीर तक थी। आलमगीर कहाँ है? ये मेरठ में पड़ता है दोस्तों। नदी कौन सी है? दास्त नदी है। हिंडन नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? यहाँ पे हिंडन नदी। तो ये मेरठ कहां पड़ता है? मेरठ पड़ता है दोस्तों यूपी में, उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी अगर इसके स्थल की बात करें तो ये पड़ता है सुदकेंडा बोर्ड, सुदकेंडा। सुदकेंडा डोर। ये पड़ता कहां है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। यहां कौन सी नदी है दोस्तों? यहां पर है नदी का नाम है दास्त नदी। जो उत्तरी बाउंड्री है ये कहां है दोस्तों? ये मांडा में है। मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहां नदी कौन सी है? अगर नदी पूछा जाए तो क्या बताओगे? चेनाब नदी। और जो इसका दक्षिणी हिस्सा है दोस्तों, ये दायमाबाद है। दायमाबाद कहां पड़ता है? ये महाराष्ट्र में है दोस्तों। नदी कौन सी है यहां पे? प्रवरा नदी है। यहां की नदी क्या है दोस्तों? प्रवरा नदी है। तो अब हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास किए कि ये सभ्यता की बाउंड्री कहां कहां थी, किस देश को टच कर रहा था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड इसका क्या है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसकी क्या विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्या ऐसा खास बात है जो इसको हम अध्ययन करते हैं। अब हम इसके साइज पर अध्ययन करने चल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग अध्ययन ही क्यों करते हैं। कुछ तो रीजन होगा। यानी अध्ययन ही क्यों करते हैं? अध्ययन का कारण इसी को हम एक साइड में कर सकते हैं। इसकी विशेषता क्या थी? यानी कुछ कुछ तो रीजन होगा, तभी तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन इसका होगा। तो पहला स्पेशलाइजेशन ये है दोस्तों कि यह अपने नगर नियोजन, नगर नियोजन का मतलब होता है सिटी प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। सिटी प्लानिंग का मतलब होता है नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था। जल निकासी व्यवस्था के लिए जानी जाती है। सबसे पहली विशेषता यही है। कोई अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो आप बताओगे नगर नियोजन व जल निकासी की व्यवस्था। ये क्या है दोस्तों? इसका मतलब होता है यहां पे प्लाटिंग दिखाई पड़ेगी। यानी यहाँ की जो घर होंगे, जिस तरह से आधुनिक आधुनिक कह लीजिए दोस्तों या वर्तमान में प्लाटिंग सिस्टम, पूरा दिखाई पड़ेगा। यानी यहां क्या दिखेगा कि एक रोड दूसरे को कहां काटेगी दोस्तों?
समकोण पे, जैसे कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पे रोड दिखेंगे। अब यहाँ पर लोगों के घर हैं, जो ऐसे घर बने होंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये घर का साइज है, ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों तरह समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये रास्ते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात है। अब यहाँ पे होगा कि यहाँ की जो रोड होंगे, जो घर होंगे, ये कैसे बने होंगे दोस्तों, तो ये कच्चे ईंट और पक्के ईंट के बनते हैं। कच्चे या पक्के ईंट निर्मित थे। कैसे बने थे दोस्तों, यहाँ की जो रोड होते थे, घर होते थे, कच्चे ईंट पक्के ईंट के बने होते थे, पत्थर के साक्ष्य नहीं है। किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो नगर नियोजन में किसका साक्ष्य नहीं मिला है, पत्थर का। तो यहां लिख देते हैं पत्थर का साक्ष्य नहीं है। ये विशेष ध्यान रखना दोस्तों, ये मोस्ट है। ठीक। जल निकासी व्यवस्था का मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम दोस्तों, यानी ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते ये घर है दोस्तों, है ना, तो घर के सामने ये नाली है, ये बाथरूम है, तो ये बाथरूम के नीचे एक ऐसा गड्ढा बना दिया जाता है दोस्तों, यहां से घर की नाली जाएगी, पुनः एक ऐसे गड्ढा बना दिया जाएगा, पुनः ये नाली निकलेगी। ठीक है। फिर यहाँ पर ये सीवर सिस्टम, यानी यहाँ पे सीवर दिखाई पड़ता है। फिर यहाँ मेन जो रोड है, यहाँ पे सीवर है, तो यहाँ पे अटैचमेंट होगा, यहाँ पर भी एक ऐसे जाली बना दी जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। तो कहने का मतलब यहाँ पे सीवर सिस्टम दिखाई देगा। क्या दिखाई पड़ता है, आधुनिक सीवर। और इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं जल निकासी व्यवस्था, यानी वाटर ड्रेनेज सिस्टम। वाटर ड्रेनेज सिस्टम इसी का नाम है। यहां से आसानी से जल घर से निकला, यहाँ की कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है, फिर यहां से निकला यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से साफ वाटर चला जाएगा। यहाँ की खासियत थी कि कभी भी नाली नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत थी। अब अगले पार्ट को हम लोग देखेंगे। एक तो ये हो गया जिसके लिए जानी जाती है। आप सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड और भी क्या हम लोग देखेंगे, ऐसी क्या क्या चीजें और भी हैं जो हमारे एग्जाम में क्रैक करती है और हमसे पूछी जाती है, या इनसे रिलेटेड। एक क्वेश्चन दोस्तों हमारे एग्जाम में लगातार एक कल्चर बनता रहा है, एक ऐसी एग्जाम लेने वाली संस्था का कुछ ऐसा मेंटलिटी चेंज हो गया है कि आप क्वेश्चन पूछते समय वे लोग एक दूसरे को इंक्लूड करते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सिविलाइजेशन आएगा, तो वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या चीजें कॉमन थी और इन सब में अलगाव का मुख्य कारण क्या था, उनसे रिलेटेड भी व्यक्त करके क्वेश्चन पूछता है, जिससे कि एक ही क्वेश्चन में वो परीक्षार्थी के दोनों तरह के कॉन्सेप्ट को देखना चाहता है। क्या सिंधु भी देखना चाहता है और वैदिक भी देखना चाहता है। अब उसकी कड़ी को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो पहली ऐसी क्या खासियत है, नंबर एक, हमने कहा जो सिंधु घाटी थी, सिंधु घाटी वो क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। जबकि जो वैदिक थी
वैदिक सभ्यता कैसी थी दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता थी। पहला तो ये डिफरेंस है। दूसरा अंतर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ बैल के साक्ष्य मिले हैं। यानी सिर्फ सांड मिला है। क्या मिला है दोस्तों? बैल का मतलब सांड। जबकि वैदिक में सिर्फ गाय का साक्ष्य है। अब हमारे मन में ये आएगा दोस्तों, क्या बिना बैल के गाय आएगी? ऐसा क्या संभव है? नहीं संभव है। यानी एक दूसरे के पूरक है। वही बात हुई कि मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया। लेकिन जब हम एग्जाम की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ ये पूछा जाता है कि सांड का साक्ष्य कहाँ मिला, यहाँ गाय का साक्ष्य नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, गौ माता, गाय माता सिर्फ वैदिक सभ्यता में है, वह सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ सांड का साक्ष्य मिलता है। ये बेसिक दो डिफरेंस है दोनों सभ्यता के बीच। अच्छा, अब अगला हम बात करेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की और क्या क्या खासियत है, या ऐसे बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक साक्ष्य किसका मिला है। अगर कोई पूछे कि सर्वाधिक साक्ष्य, अगर सर्वाधिक साक्ष्य पर चर्चा हो जाए तो सर्वाधिक साक्ष्य यहां से क्या मिला है? एक सींग का बैल, एक श्रृंगी बैल, या इसको कह सकते हैं एक सींग वाला बैल। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा साक्ष्य यही मिला है। उसके बाद क्या मिला है? उसके बाद मिला है नंदी बैल का साक्ष्य। ठीक, सर्वाधिक साक्ष्य एक सींगी बैल का मिला है, एक सींग वाले बैल का मिला है। उसके बाद किसका मिला है दोस्तों? नंदी बैल का मिला है। अच्छा, नंदी बैल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, इस तरह से यहां से साक्ष्य मिले हुए हैं। अब हम लोग आगे अध्ययन करने चलेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहां से एक चीज और बेसिक है। एक कोई ये चीजें होती कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं, इनसे क्या प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को गवर्न करने वाले या कंट्रोलर जो वर्ड था वो कौन था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस सभ्यता को नियंत्रण करने वाले पुजारी वर्ग, पुजारी वर्ग, व्यवसायी वर्ग, वर्ग की प्रधानता थी। किस वर्ग की प्रधानता थी दोस्तों? पुजारी वर्ग भी यहां दिखाई देगा और व्यवसायी वर्ग। व्यवसाय होगा, बिजनेस होगा, तभी तो नगर का निर्माण होगा, है ना। तो यहाँ पे पुजारी वर्ग और व्यवसायी वर्ग की प्रधानता दिखाई पड़ती है। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के कारण क्या थे, किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई है। अब देखो दोस्तों, जब नष्ट होने की बात करेंगे तो अलग अलग साक्ष्य अलग अलग तरीके से बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नष्ट हो गई थी। इसके बारे में भी अलग अलग तथ्य हैं। कोई कहेगा कि बाढ़ के कारण नष्ट हो गई है, कोई कहेगा भौगोलिक परिवर्तन के कारण आ गया है, कोई अन्य रीजन को सहारा देता है। इस तरह से बहुत सारे रीजन बनते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और होता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल।
साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम लोग इनके बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं और हमारे पॉइंट टू एग्जाम क्या क्या आते हैं। अब इनके बारे में हम लोग देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मैक्सिमम स्थल थे, अधिकतम स्थल पाकिस्तान में थे, इसलिए पूरी तरह से साक्ष्य इसका नहीं मिल पाया। यानी कुछ स्थल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक काम है कि अधिकतम भाग ये अंडरस्टूड रखना है हमें। अधिकतम भाग कहां पड़े हैं दोस्तों? पाकिस्तान में पड़े हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतम भाग पाकिस्तान में है, ठीक है, जिससे अत्यधिक जानकारी का अभाव है। क्यों अभाव है दोस्तों? आप लोगों को पता है पाकिस्तान के पास बहुत सारे जरूरी कार्य हैं, है ना। अब उन्हें ऐसा तो नहीं है कि अपनी सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करना है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी गतिविधियां करते हैं, आप लोग जानते ही हो। तो इस कारण से इस सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थलों की खोज होने में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी जानकारियां नहीं मिल पाती। हमें नगरीय सभ्यता का तो ज्ञान मिलता है, लेकिन ये पक्का है दोस्तों, निश्चित ही है कि कोई भी सभ्यता जब बनती है तो स्टार्टिंग ग्रामीण जरूर होगा, लेकिन ग्रामीण कहां पर है इसका कोई प्रॉपर साक्ष्य खुदाई में नहीं मिला है। हो सकता है कि वह सभी क्षेत्र पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ते हो। अब हम वन बाय वन को देखेंगे। नंबर 1, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है सिंधु घाटी सभ्यता का। यह है कहां? मांटगोमरी जिला, पाकिस्तान। मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। पहले तो स्थान देखेंगे, ठीक। यहां नदी कौन सी है? रावी नदी। कौन सी नदी के तट पर है दोस्तों? रावी नदी पे। इसकी खोज किसने किया था? इस दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। दयाराम कब खोजे दोस्तों? 1921 में। यानी कहने का मतलब फ्रीडम हुआ उसके पहले ही जो खोज हुई हो गई, आप वर्तमान में नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब यहां से क्या क्या चीजें मिली हैं, सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर R37 कब्रिस्तान मिला है दोस्तों। R37 यहां से कब्रिस्तान मिला है दोस्तों। एक तो ये मिल गया, ठीक। और क्या मिला है? R37 एक कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, या इसको ऐसे कर, कांसे का इक्का गाड़ी। कांसे का क्या मिला है दोस्तों? यहां से इक्का गाड़ी मिली है। और क्या मिला है? और यहां से मिला है एक नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, ठीक। और क्या मिला है? एक नृत्यांगना के साथ यहां पर स्वास्तिक का सिंबल मिला है। किसका स्वास्तिक का? स्वास्तिक का प्रतीक। स्वास्तिक क्या होता है दोस्तों? स्वास्तिक
का सिंबल मिला है। और यहां से क्या मिला, स्वास्तिक किससे संबंधित है दोस्तों, क्वेश्चन आता है तो सूर्य पूजा से संबंधित है। ये किसका सिंबल है, प्रकाश का। स्वास्तिक का सिंबल मिला है, सूर्य पूजा का यहां से साक्ष्य दिखाई पड़ता है। अच्छा, ये चीजें यहां से सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। इसके साथ और क्या मिला है, क्रॉस मिला है दोस्तों। क्रॉस का साक्ष्य अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से क्या मिला है, क्रॉस का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है दोस्तों, चांदी भी यहीं से मिली है। किसका क्या साक्ष्य मिला है, चांदी, सिल्वर जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये सभी हड़प्पा से ये सभी स्थल प्राप्त हुए हैं, ये सभी चीजों की जानकारी मिली है। अब हम दूसरे पार्ट को ले चलेंगे, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो क्या है, सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे। सिंधी भाषा में, किस भाषा में दोस्तों, सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या नाम होता है इसका, मृतकों का टीला, माउंटेन ऑफ डेड। माउंटेन ऑफ डेड, सिंधु घाटी सभ्यता को में एक स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या माउंटेन ऑफ डेड। इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, राखाल दास बनर्जी। इसकी खोज किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था, 1922 में। ठीक, दूसरी चीज है, राखाल दास बनर्जी 1922 में इसकी खोज किए थे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, अच्छा ये है कहां, स्थान अगर पूछ जाए तो क्या बताओगे, किस स्थान पर है, ये लारकाना डिस्ट्रिक्ट, ये स्थान है लारकाना जिला, पाकिस्तान में। ठीक है, अच्छा ये स्थान हो गया, खोजकर्ता हो गया। किस नदी के किनारे अगर कोई पूछे तो बताओगे, सिंध नदी। किस नदी के किनारे है दोस्तों, सिंध नदी के किनारे। ये सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, ये सभ्यता सिंध नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, अब आगे हम लोग देखेंगे इस सभ्यता की खासियत क्या है। सबसे विशेष योग्यता यह है दोस्तों कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, ये सबसे बड़ा क्या था दोस्तों, सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है यह कि ये सबसे, अगर यही क्वेश्चन कंफ्यूज करके अगर कोई पूछे कि भारत में अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे, भारत में अगर पूछ लिया गया तो भारत में कौन सा स्थल है सिंधु घाटी का सबसे बड़ा, तो कहेंगे राखी गढ़ी, राखी गढ़ी।
राखीगढ़ी कहाँ है दोस्तों? हरियाणा के हिसार प्रांत में है, हरियाणा में पड़ता है। यानी भारत का सबसे बड़ा स्थल कोई पूछे तो भारत का बताना है राखीगढ़ी, और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पूछे तो किसको बताना है? मोहनजोदड़ो को बताना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन हम देखेंगे कैसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है, क्या क्या पूछता है। अब इसको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। इसको मिटा देते हैं। और इसकी क्या खासियत है? पहली खासियत है दोस्तों, यहां पर से स्नानागार मिला है। स्नानागार यानी ग्रेट बाथ, यानी कहने का मतलब यह है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य था। अगर कोई पूछे तो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थापत्य क्या था, तो स्नानागार था। क्या था दोस्तों? स्थापत्य था। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थापत्य की अगर बात होगी तो कौन सा है? स्नानागार है। दूसरी खासियत इसकी क्या थी? दूसरा सबसे बड़ा स्थापत्य क्या था? अन्नागार था। क्या था दोस्तों? अन्नागार। ये दूसरा है। दूसरा सबसे बड़ा स्थापत्य, दूसरा सबसे बड़ा अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? अन्नागार हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ और क्या क्या यहां से मिले दोस्तों, अब इसको हमें देखना है। जैसे नंबर एक सबसे ज्यादा कपास का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? कपास का। कपास को दोस्तों भारत का आदि फसल है। यानी इसका मतलब है इसका जन्म कहां हुआ है? कपास का इसका जन्म कहां हुआ है? भारत में हुआ है। इसी को सफेद सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों कपास को? सफेद सोना। इसके उत्पादन में वर्तमान में किस राज्य का है? गुजरात। तो यहां से हमने बेसिक चीजें देखा दोस्तों कि कपास, सफेद सोना, इन सब पे हमने एनालिसिस किया। और यहां से क्या मिला है? कांसे की नृत्यांगना मिली है दोस्तों। कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति मिला है। मुख्यतः इतना मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। अब हम अगला चैप्टर पे फोकस करेंगे, लोथल। पहले कालीगंगा बता दे। कालीबंगा। अब कालीबंगा शब्द का मतलब क्या है? काली धन बंगा, यानी काली चूड़ी मिलने के कारण। काली काली चूड़ी अर्थ के कारण नामकरण हुआ है। यानी कालीबंगा का जो नामकरण है दोस्तों, यहां से बड़े मात्रा में काली चूड़ी दिखाई पड़ती, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ता है। ये है कहां? ये है
राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज 1951 में हुई है। किसने किया है? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज हुई है। किसे? घग्गर नदी के किनारे 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा यहाँ पर खोज किया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा से क्या साक्ष्य मिलता है? तो यहां से जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य है जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है? यहां से यहीं से जूता हुआ खेत मिला है। यहीं से दोस्तों यज्ञ कुंड का साक्ष्य मिला है। किसका? यज्ञ कुंड का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है? यहां से जूता हुआ खेत मिला है, यज्ञ कुंड मिला है, भूकंप मिला है, भूकंप का साक्ष्य मिला है, और अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है। किसका मिला है दोस्तों? अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है। अब यहां से भूकंप अर्थक्वेक की जानकारी मिली। अलंकृत जब ईंट की हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहां से दो चीजें आती है। ये ईंट बने कैसे थे? हमने बार बार बताया है, कच्चे ईंट, पक्के ईंट दोनों मिले हैं। यहां से एक चीज विशेष ध्यान रखना है, पत्थर के साक्ष्य नहीं मिले। अच्छा, अलंकृत ईंट जब मिलेंगे तो ईंट से क्या बनाए जाएंगे दोस्तों? आज ही बनाए जा रहे हैं, पहले भी बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? एक नंबर एक घर और नंबर दो सड़क। ये ईंट से ही निर्मित थे। ऐसा भी नहीं है कि आज वर्तमान में निर्मित हो रहे हैं, पहले भी इन्हीं सब का प्रयोग होता था। अब आगे हम अगले साइट की ओर चलेंगे। अगली बात करेंगे हम लोग लोथल। लोथल लोथल पर अब हम लोग फोकस करने। ये कहां है? ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद मतलब गुजरात में। ठीक है दोस्तों, लोथल कहां है? लोथल अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी खोज की अगर बात करेंगे तो ये किस नदी के किनारे है? तो नदी यहां पर है। नदी कौन है? भोगवा नदी। इसके खोजकर्ता की बात करेंगे तो रंगनाथ राव के द्वारा इस लोथल स्थल की खोज की गई थी। लोथल की खोज किसने किया था दोस्तों? रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। अच्छा भाई, लोथल हमारे इतिहास में क्यों फेमस है? लोथल से क्या ऐसा चीजें हैं? तो लोथल का सबसे इंपॉर्टेंस यहां से जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, किसका किसका साक्ष्य मिला है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंस जो साक्ष्य है वो है डाक यार्ड। किसका साक्ष्य मिला है? डाक यार्ड। डाक यार्ड का मतलब होता है पानी की जहाज बनाने का कारखाना। पानी के जहाज बनाने का कारखाना। बनाने का डाकयार्ड, पानी की जहाज बनाने का कारखाना, या इसी को एक नाम और भी बोलते हैं गोदीवाड़ा। क्या बोलते हैं दोस्तों? गोदीवाड़ा।
और इसी का एक नाम और बोलते हैं बंदरगाह। इस तरह से जो भी इस तरह से इसी को अब एक प्रेजेंट में बोलते हैं कि पानी के जहाज का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो भी आपको यही लोथल को ही बताना है। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य ये है जो सबसे बार बार पूछा जाता है। और यहां से और क्या मिली है, नंबर 1 युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। युगल समाधान का मतलब होता है दोस्तों, युगल समाधान का मतलब होता है पति पत्नी को साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। पति पत्नी को साथ दफनाने का साक्ष्य। यानी कहने का मतलब अगर पति मर जाता होगा तो उसको दफनाए होंगे, फिर उसके बाद जब उसकी पत्नी भी खत्म हो जाएगी तो पत्नी को भी दफनाया जाता था। ऐसा कुछ साक्ष्य यहां से मिला हुआ है। और क्या मिला है दोस्तों, मापक यंत्र मिले हैं इनसे। भार मापक यंत्र या भाप मापक बाट मिले हैं। इसको हम कहते हैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या भार मापक यंत्र। जैसे बटखरा, जिसे साल्ट में क्या कहते हैं दोस्तों, बटखरे। यहां पे क्या मिले हैं, बटखरे मिले हैं, बटखरे। और ये जो बटखरे हैं ये 16 के अनुपात में थे। किसके अनुपात में मिले हैं दोस्तों, 16 के अनुपात में मिले हैं। यानी ये 16 होंगे, 16 के बाद 32 होंगे, 32 के बाद 64 होंगे, इस तरह से 16 फिर 32 फिर 64, 64 दूना 128, इस तरह से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से मेजरमेंट बाट के भी साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिले हैं, यहां से पंचतंत्र की कहानियां जैसे मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों, पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। यानी कहने का कुल मतलब यह है दोस्तों कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, लेकिन पंचतंत्र कहानी जैसे अवशेष यहां पर भी हमें दिखाई पड़ते हैं। अब यहां के बाद हम आगे क्वेश्चन पे देखेंगे दोस्तों और क्या क्या यहां से मिले। लोथल के अलावा क्या हमारे काम के हैं, लोथल के अलावा और कहां से साक्ष्य क्या मिल सकते हैं दोस्तों, बनावली। बनावली पर अब हम लोग फोकस करेंगे और बनावली से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बने हैं उस पे हम देखेंगे। बनावली है कहां, सबसे पहले हरियाणा के बनावली कहां है दोस्तों, बनावली हरियाणा का हिसार जिला है। ठीक है, बनावली कहां है, हरियाणा का हिसार जिला है। और इसकी खोज रविंद्र बिष्ट ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, रविंद्र बिष्ट ने किया था। नदी कौन सी है यहां पर अगर कोई पूछे तो, रंगोई नदी। इसकी खोज किसने किया था दोस्तों, इसकी खोज रविंद्र बिष्ट के द्वारा की गई थी। अच्छा, सन अगर कोई पूछे तो 1974 में हुई थी। कब किए थे, 1974 में। अच्छा, अब यहां से मिला क्या है, साक्ष्य यहां की क्या है, तो यहां से दोस्तों हल और बैल का साक्ष्य मिला, हल बैल। यानी यहां से जानकारी मिलती है कि लोग
खेत की जुताई करते थे, यानी लोगों को कृषि का ज्ञान यहाँ पर था। लेकिन और भी डिटेल में बहुत सारी चीजें हमने बताया कि साक्ष्य नहीं मिल पाते, चूंकि इसके मैक्सिमम स्थान पाकिस्तान में पड़ने के कारण पाकिस्तान दूसरे कार्यों में लिप्त है, आप सभी को पता है, जिसके कारण इस ऐसे खोज की कोई उनके लिए जरूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों। आपकी परीक्षा से उपयोगी जितने भी क्वेश्चन बने थे आज तक, जहां जिस जिस स्थल से बने हैं, हमने सबको कंसंट्रेट करने का प्रयास किया, कंक्लूजन आपको दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको आसानी से मिलता रहे। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता को देखेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को जरूर भेजें, जिससे कि आप दूसरे भी बच्चों की हेल्प कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।